वो सोफे पर खामोशी से बैठी थी। हादी अब भी उसे छोड़कर गया था। कितनी बड़ी सजा दी गई थी उसे एक गलतफहमी की। इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी उसे माफ़ी नहीं मिली थी, बल्कि सबके सामने जलील करके निकाल दिया गया। और अल्तमश तो अब तो क्या वो कभी नहीं आएगा उसके पास। आलिया बेगम की दी हुई कसम याद करके उसे नए सिरे से रोना आया। आंखें सूज चुकी थी, मगर आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दूसरी तरफ अल्तमश का हाल भी अजीब हो रहा था। रात का आखिरी पहर था, पर उसकी आंखों में नींद का शायबा तक न था। और होता भी क्यों? बाप के मरने का दुख अलग था, तो दूसरा मिशाल की जुदाई। उसे बहुत शिद्दत से उसकी याद आ रही थी। वो बांटना चाहता था अपना गम उससे, पर माँ की कसम पैरों पर जंजीर की तरह लगी हुई थी। उसने बेबसी में अपना गुस्सा पूरा कमरे पर उतार दिया। ड्रेसिंग का शीशा अलग टूटा हुआ था, बेड का हाल बिखरा हुआ था, सभी सामान इर्द गिर्द पड़े थे, और वो बेड की पायंती से टेक लगाए बैठा छत को घूर रहा था। हैदर विला में सभी पर जैसे एक बार फिर गम का पहाड़ टूटा था। बीजान बेटे के गम में अब के बिस्तर से लग चुके थे। आगा जान भी खामोश से हो गए थे। हानिया तो जैसे हंसना भूल गई थी। आलिया बेगम भी हर बेजरूरत बात कर लिया करती, वरना ज्यादातर अपने कमरे में रहती। नूर और हादी ने बामुश्किल घर का माहौल थोड़ा ठीक रखने की अपनी सी कोशिश की हुई थी। रेहाना बेगम बेटी की याद में तड़पती, मगर सबको देखकर कुछ न कहती। उनका दिल करता कि पहले तो अल्तमश था उसके साथ, पर अब तो वो अकेले पता नहीं कैसे रहती होगी, किस हाल में होगी। इस सब का सबसे ज्यादा असर जिस पर हुआ था वो अल्तमश जमान था। उसने तकरीबन सबसे बात तर्क की हुई थी, सिवाय आगा जान और बीजान की। आलिया बेगम से भी वो दवाई लेने की हद तक बात करता, वरना अक्सर व बेशतर वो उसे खाने पर या किसी बात के लिए रोकती तो वो आगे से खामोश रहता। उन्हें दुख भी होता उसकी दिन ब दिन बढ़ती खामोशी से, पर वो मजबूर थे। विशाल की तरफ से उनका दिल साफ ही नहीं हो रहा था। आज 1 महीना हो चुका था उसे इस फ्लैट में अकेले रहते हुए। वो अब तक एक भी बार नहीं आया था। हाँ, पर रोज़ उसकी कॉल ज़रूर आती, जिसे मिशाल रिसीव नहीं करती। क्यों नहीं करती ये शायद वो भी नहीं जानती थी। शायद कि अब उसका दिल नहीं करता था किसी से बात करने को। सबकी बेरुखी ने उसे जैसे अंदर से ख़त्म करके रख दिया था। वो अक्सर अपना दिल बहलाने के लिए बालकनी में खामोश खड़ी रहती। आंखें सूख चुकी थी। उसे लगता था बस अब यही तन्हाई उसकी ज़िंदगी है। ज़िंदगी? ऐसी ज़िंदगी से बेहतर वो खुद के लिए मौत मांगते थे। वो क्लब में बैठा स्मोक पर स्मोक किया जा रहा था। सभी रंगीन रोशनियों में जहाँ सब रोशनी से नाच रहे थे, वहीं उसका दिल जैसे बिल्कुल खाली था। 1 महीने में उसने कब कब उसे याद ना किया। हर पल तो उसका दिल तड़पता उसे देखने को। मिशाल को दी गई हर तकलीफ का उसे इस 1 महीने में जब जब एहसास हुआ था, तब उसने अपने हाथ को दागा या खुद को ऐसी ऐसी अजियत देता कि दिल को थोड़ा सुकून मिले। किस तरह वो उसे टॉर्चर करता था। कितना रोती थी वो उसकी बेरुखी पर, लेकिन वो उस पर ज़रा रहम ना करता। और आज आज जब उसे एहसास हुआ अपने किए गए रवैये का, तो वो नहीं थी उसके पास। वो उसे माफ़ी चाहता था अपने दिए गए ज़ख्मों की, मगर माँ की कसम के आगे मजबूर था। अंदर की घुटन ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तभी उसने बेबसी से गुस्से में आकर ड्रिंक करनी शुरू कर दी। 2 गिलास पीने पर ही उसकी आंखें सुर्ख हो गई। दिल में उठती शदीद तकलीफ पर उसने सीने पर हाथ रखा था। बार बार दिल की धड़कनें इस मासूम का विर्द कर रही थी। आज और दिनों से बढ़कर उसकी याद आ रही थी। है ब्रो? तभी साइड से आती नशे भरी आवाज़ पर उसने गर्दन मोड़कर देखा। नशे में धुत एक लड़का सामने खड़ा उससे मुखातिब था। ऐसा भी क्या दुख लगा है ब्रो? कितनी खूबसूरत जगह पर मैं सबसे लाताल्लुक होकर बैठे हो? उसने अल्तमश के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, तो वो खामोश रहा। क्या हुआ? कोई छोड़कर चला गया? उसने फिर पूछा तो अल्तमश ने आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिलाया। फिर क्या बीवी से झगड़ा हो गया? वो फ्रैंकली होकर पूछ रहा था। बीवी? अल्तमश के लब फड़फड़ाए थे। विशाल का खूबसूरत चेहरा आंखों के सामने घूमा था, जबकि वो लड़का उसकी बड़बड़ाहट सुनकर अपनी तरफ से उसका मतलब निकालता हंसने लगा। अबे यार ब्रो, ये बीवियां तो होती ऐसी हैं, ज़रा ज़रा सी बात पर लड़ने वाली। मैं भी परेशान हूँ अपनी वाली से, इसीलिए यहाँ आता हूँ रिलैक्स होने। तो परेशान मत हो, चिल कर यहाँ। ऐसा कर, यहाँ मैं तुझे एक रात को रिलैक्स करने के लिए किसी को बुक कर देता हूँ। वो कमीनगी से बोलता हुआ वहाँ से क्या। अल्तमश का सर दर्द से फट रहा था। पहले कभी ड्रिंक नहीं की थी, और अब एक साथ 2 गिलास पीने पर उसकी हालत ख़राब होने लगी थी।
تبھی کچھ دیر میں وہ لڑکا پھر آیا، مگر اس بار اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو بڑی کپڑوں میں میک اپ سے بھری ستائشی نظروں سے التمش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی پرسنالٹی تھی ہی ایسی، ہر کسی کو معیوب کر دینے والی۔ یہ لو برو، بیوی کو بھولو اور آج رات ریلیکس کرو میری طرح، وہ خباثت سے ہنستا ہوا کہنے لگا۔ التمش نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس لڑکے کو دیکھا، دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ تبھی اس کے ساتھ کھڑی لڑکی مسکراتے ہوئے التمش کے قریب ہوئی۔ اس سے پہلے وہ اپنا ہاتھ اس کے مضبوط کندھے پر رکھتی، التمش نے اس لڑکے کو گریبان سے پکڑا، گھونسا اس کے منہ پر جڑا۔ وہ جو اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، سیدھا نیچے گرا۔ اس کے گرتے التمش نے اس کی گھونسوں سے ٹھیک ٹھاک توازو کی۔ کلب میں الگ شور بھرپا ہو گیا۔ سب کے بیچ میں آنے پر وہ رکا تھا، پھر کالر جھٹکتا ہوا جانے لگا۔ اس لڑکے نے خود کو بمشکل بے ہوش ہونے سے سنبھالا اور ناک منہ سے نکلتا خون صاف کیا۔ کچھ نشے کی وجہ سے اور کچھ التمش کے مارنے پر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اٹھنے کی۔ تبھی التمش جاتے جاتے رکا اور جھک کر اسے پھر گریبان سے پکڑا۔ تو جیسے غلیظ مردوں کی وجہ سے باقی مرد بدنام ہوتے ہیں، تم نیچ مردوں میں سے نہیں جو بیوی کو دھوکہ دے کر ان لڑکیوں سے اپنا دل بہلاؤں، کیونکہ چاہے کچھ بھی ہو، التمش زمان اپنی بیوی سے نفرت تو کر سکتا مگر بے وفائی کبھی نہیں۔ التمش نے تحقیر سے بول کر اسے سائڈ میں دیکھ کھیلا، پھر اٹھ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ جلد سے جلد اس جگہ سے نکلنا چاہتا تھا، جبکہ اس لڑکے نے ہام کر باہر جاتے ہوئے اس عجیب انسان کو دیکھا۔ وہ معمول کے مطابق آج بڑی بالکنی میں کھڑی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، اندھیرے میں چمکتا چاند اور اس کے ارد گرد ستارے دیکھے۔ اس نے اپنے آپ کو چاند سے تشبیہ دی، جس کے ساتھ ستارے تو بہت تھے پر وہ پھر بھی دکھتا اکیلا تھا۔ اسی طرح تو ہو گئی تھی وہ بھی، اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی بالکل اکیلی۔ اپنا آپ اسے بالکل بیکار لگنے لگا تھا، جس کی شاید اب کسی کو ضرورت نہیں تھی۔ دل میں ایک بار پھر ٹیس اٹھی تھی، یہ سوچ آتے ہی اس نے تکلیف سے اپنی دکھتی آنکھیں موند لی۔ تبھی اچانک کچھ گرنے کی آواز پر اس کی آنکھیں جھٹکے سے کھلی۔ وہ بالکنی سے نکل کر کمرے میں آئی، آواز لاؤنج سے آئی تھی۔ خود میں ہمت پیدا کر وہ چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے لاؤنج میں گئی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا بھی احساس ہوا۔ اسے لگا کوئی اور بھی ہے فلیٹ میں۔ بے ساختہ مشال کا دل گھبرایا تھا۔ کوئی ہے؟ اس نے اندر امڑتے ڈر پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، پر آگے سے کوئی آواز نہ آئی۔ مشال نے جلدی سے لاؤنج کی ساری لائٹس آن کی، پھر ہر طرف نظر دوڑانے لگی۔ کافی دیر تک خاموشی رہنے پر اسے تھوڑی تسلی ہوئی، ہمارا وہم ہوگا۔ وہ ہلکی آواز میں بڑبڑا کر واپس روم میں جانے لگی۔ تبھی لاؤنج میں لگا پردہ ہلکا سا سرکا۔ کسی نے جان کر مشال کو روم میں جاتے دیکھا۔ چہرے پر مخصوص کمینگی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ رات دیر سے وہ گھر پہنچا تھا، سبھی گھر والے سو چکے تھے۔ نشے کی وجہ سے اس نے خود کے قدموں پر ہوتی لڑکھڑاہٹ پر بامشکل قابو پایا، پھر مشکل سے اپنے روم تک پہنچا۔ روم میں انٹر ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور واش روم کی طرف گیا۔ پانی کی 3-4 چھینٹے چہرے پر مارنے سے وہ تھوڑا سنبھلا، پھر واپس روم میں آ کر وہ گرنے کے انداز میں بیڈ پر لیٹا تھا۔ آنکھ بند ہوتے ہی اس معصوم کا چہرہ سامنے آیا۔ دل میں شدت سے خواہش ابھری کہ اسے خود میں سما لے۔ بے ساختہ التمش نے تکیہ پکڑ کر خود میں سختی سے بھینچ لیا۔ آج کس قدر وہ اسے یاد آ رہی تھی۔ کوئی یہ التمش زمان سے پوچھ تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، دل کو کسی طور قرار نہیں مل رہا تھا۔ تبھی اس نے پاکٹ سے موبائل نکالا اور گیلری کھول کر اس کی پک نکالی۔ وہ کتنی حسین اور معصوم تھی۔ التمش اس کی تصویر کو دیکھا گیا، پھر موبائل کو اپنے سینے پر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ التمش چھوڑے نا ہمیں، وشال نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایسے کیسے؟ جب سے چھوڑ رہا ہوں اب نہیں، التمش نے بول کر پھر گدگدی کی۔ اب کی مشال اور کھلکھلا کر ہنسی۔ نہیں، وہ ہنستے ہوئے اس سے دور ہونے لگی تو التمش نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی گرفت میں لے لیا، پھر اس کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں بند کر گیا۔ ارے ہاں التمش، چھوڑے جلدی۔ کچھ یاد آنے پر مشال نے اچانک کہا تو التمش کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ ہم کچن میں چائے چڑھا کر آئے تھے، کہیں جل نہ گئی ہو؟ وہ بولتے ہوئے جلدی سے اٹھی اور روم سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد التمش نے مسکرا کر موبائل نکالا اور یوز کرنے لگا۔ وہ خوش تھا کہ اب سب ٹھیک ہو چکا تھا۔ مشال؟ کافی دیر بعد بھی مشال کچن سے نہ آئی تو اس نے مشال کو پکارا، مگر آواز نہ آنے پر التمش کو تشویش ہوئی۔ وہ موبائل جیب میں رکھ کر اٹھا اور روم سے نکل کر کچن کی طرف جانے لگا۔ نہ جانے کیوں دل عجیب طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔
मिशा। किचन में मिशाल को ना पार कर उसने टेंशन में फिर उसे पुकारा, पर उसकी आवाज़ मुंह में रह गई। स्लेब की दूसरी तरफ कुछ महलूल गिरा हुआ था, लाल रंग का, शायद खून। वो आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ उस पार गया, पर उसकी आंखें मुकम्मल खुली रह गई। खून से लथपथ मिशाल का बेजान वजूद नीचे पड़ा हुआ था, और उसकी आंखें वो बिल्कुल खाली थी, जैसे मुर्दा सी हो गई हों। मिशाल! वो चीखते हुए उठा, पूरा वजूद पसीना पसीना हो रहा था। अल्तमश ने निगाह दौड़ाई, वो अपने कमरे में था। इतना भयानक ख्वाब! उसकी जान निकलने को थी। दिल की रफ्तार बहुत तेज थी। तभी उसने टाइम देखा, रात के 3 बज रहे थे। इस ख्वाब का क्या मतलब? वो सोचने लगा। तभी सेकंड के 1000वें हिस्से में उसने फैसला किया और जल्दी से उठते हुए रूम से निकला। पोर्च में आकर वो तेजी से गाड़ी में बैठा। उसे जल्द से जल्द मिशाल के पास जाना था, और बर्दाश्त करने की सकत नहीं थी अब उसमें। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। बहुत रश ड्राइविंग करते हुए फ्लैट तक पहुंचा। अपने फ्लोर पर पहुंचकर उसने जेब से चाबी निकाली, फिर लॉक खोलकर नाप घुमाते हुए अंदर दाखिल हुआ। फ्लैट मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ था, सिवाय एक कोने वाले रूम के। वो रूम रोशन था। गेट लॉक करके वो भारी कदम उठाता हुआ रूम तक गया। एक एक कदम मन भर का हो रहा था। रूम के बाहर पहुंचकर उसने आध खुले दरवाजे को मुकम्मल खोल दिया। अंदर का मंजर देख उसके अंदर तक सुकून उतरा था। वो बेड पर दूसरी करवट पर सो रही थी। अल्तमश खुद के जज्बात पर काबू पाता हुआ उसके पास पहुंचा। बालों से उसका चेहरा छुपा हुआ था। उसने मिशाल के पास बैठते हुए उसके बालों को आहिस्तगी से कानों के पीछे किया। मिशाल का सुर्खो सफ़ेद खूबसूरत चेहरा अब जर्दी की तरह पीला पड़ गया था। बेसाख्ता उसकी आंखों में नमी झलकी। 1 महीने में वो जितना तड़पा था, उसके मुकाबिल पर उसका क्या हाल हुआ होगा। वो बेख्तियार होकर उस पर झुका था और उसके कंधे पर अपना सर रख गया। इतने दिनों बाद उसने सुकून महसूस किया था। जिस्म के अंदर जैसे सरशारी की एक खूबसूरत लहर दौड़ी थी। तभी मिशाल कसमस आई। अजीब सी उलझन पर उसने सीधे होने की कोशिश की, मगर खुद पर भारी वजन होने की वजह से हिल तक ना सकी। उसने पट से आंखें खोल ली। अल्तमश भी उसकी बेचैनी समझ कर उठा और आसूदा मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगा, मगर मिशाल सिर्फ खामोशी से उसे देख रही थी। चेहरे पर खुशी की कोई रमक भी नहीं थी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, वो बोलते हुए फिर उस पर झुकने लगा, तो मिशाल उसे दूर करते हुए उठकर बैठी। फिर उसे एक नज़र देखने के बाद खड़ी होने लगी। कहाँ जा रही हो मिशाल? उसे दुख हुआ था मिशाल के इग्नोर करने पर। तभी उसका हाथ थामते हुए अल्तमश ने बेकरारी से पूछा, कहीं भी जाएं? आपसे मतलब? उसका रूखा लहजा अल्तमश का दिल चीर गया। तो क्या वो खुश नहीं थी उसके आने से? उसके हाथ पर ग्रिप ढीली महसूस हुई तो मिशाल जाने लगी, मगर अगले ही लम्हे अल्तमश ने उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने बिठा लिया। क्या मसला है आपके साथ? दूर रहे हमसे, वो गुस्से में चीखी। जब से खुश्क आंखों में तेजी से नमी उतरे थे। अब क्यों आया था वो? इतने दिनों से जब परवाह नहीं की थी, तो अब क्यों? नाराज हो? उसने मिशाल का चेहरा थामते हुए जज्बे लटाती नजरों से उसे देखा, मगर बर वक्त उसने अल्तमश का हाथ झटका। मत छुआ करे हमें, और हमारी नाराजगी से क्या फर्क पड़ता है किसी को? वो सरकशी से बोलने लगे। अंदर दुख की जगह अब गुस्से ने ले ली थी। किसी को नहीं पड़ता, मुझे पड़ता है। उसने फिर मिशाल का चेहरा थामते हुए नरमी से कहा। अब के गिरफ्त मजबूत थी। विशाल कोशिश के बावजूद झटक नहीं पाई। नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी नाराजगी से तो क्या, हमारी मौजूदगी से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एक फालतू शय की तरह हमें एक कोने में फेंक दिया गया है। उसका लहजा भरा गया था दिल की भड़ास निकालते हुए, जबकि अल्तमश को तकलीफ हुई उसके खुद को फालतू शय बोलने पर। तुम कितनी खास हो, ये मेरे दिल से पूछो मिशाल। अल्तमश ज़मान हैदर वो गमगीन लहजे में बोला था। नहीं है हम खास, झूठ बोल रहे हैं आप। बिल्कुल बेकार हैं हम, बहुत बुरे हैं। हमारी वजह से हर जगह नहुसत फैलती है, तभी सब ने हमें दूर कर दिया है। उसका कॉलर दबोचे वो रोते हुए उसे अपने दिल का हाल बता रही थी। क्या कुछ नहीं था उसके अल्फाज में? अज़ियत, तकलीफ, बेबसी। अल्तमश ने लब भींच लिए। उसे लगा था सिर्फ वही अकेला तड़पता था, पर यहाँ पर ये मासूम जान किस कदर तकलीफ में थी। इधर देखो। बिल्कुल चुप, कोई बुरी नहीं हो तुम। उसने प्यास से डपटते हुए मिशाल के आंसू अपने पूरों से छूने। सब नफरत करते हमसे अल्तमश, हमसे नहीं रहा जाता यहाँ पर अकेले। उसका लहजा बिल्कुल थका हुआ था।
وہ جس بری طرح رو رہی تھی، التمش نے اس کے آنسو اپنے دل پر گرتے محسوس کیے۔ نہیں نفرت کرتا کوئی تم سے مشال، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم رو تو مت۔ اس کی پیشانی پر اپنی کشادہ پیشانی ٹکائے اسے دلاسا دینے لگا، مگر مشال روتے ہوئے مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کی بری ہوتی حالت کو سمجھتے ہوئے التمش نے نرمی سے اس کی پیشانی چومی، پھر اسے مکمل خود میں بھیج کر مشال کی پوچھ سے لانے لگا۔ جبکہ مشال کو اتنے دنوں بعد کوئی مانوس سہارا ملا تھا، وہ اس سے لگ کر ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ تکلیف ختم ہونے والی نہیں تھی، مگر اس ستمگر کی باہوں میں کافی حد تک اسے درد میں کمی آئی تھی، ایک سکون سا ملا تھا۔ کافی دیر تک جب اس کا لرزتا وجود ساکت رہا تو التمش سمجھ گیا کہ وہ سو چکی ہے۔ تبھی مشال کو خود سے الگ کر کے آرام سے اسے بیڈ پر لیٹایا، پھر شوز اتارتا ہوا خود بھی اس کے برابر میں آ کر لیٹ گیا۔ لیٹ کر اس کے نازک وجود کو التمش نے مکمل اپنی مضبوط پناہوں میں بھیج کر آنکھیں موند لی۔ آج مہینے بعد اسے سکون کی نیند آئی تھی، جب سے بے چین دل کو جیسے قرار مل گیا تھا۔ تعمیر رات کو گھر پر نہیں آیا تھا کیا؟ عالیہ بیگم نے ناشتہ لگاتی نسرین سے پوچھا۔ آئے تو تھے بیگم صاحبہ۔ نسرین کے بولنے پر عالیہ بیگم کو تشویش ہوئی۔ اب تک تو وہ آفس کے لیے تیار ہو کر نیچے ہوتا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ التمش کے روم میں گئی، پر روم خالی دیکھ انہیں حیرت ہوئی۔ انہوں نے التمش کا نمبر ڈائل کیا، بار بار بیل جانے پر بھی کال ریسیو نہیں کی گئی۔ یکدم انہیں پریشانی نے آ گھیرا، مگر تبھی ان کے دماغ میں ایک کندھا سا لپکا، ساتھ ان کی پیشانی پر شکنیں پڑی۔ وہ لب بھینچے ہوئے واپس نیچے چلے گئی۔ نیند سے بوجھل آنکھیں کھلنے پر اس نے خود کو التمش کے حصار میں پایا۔ اسے سوتا دیکھ کر بے ساختہ مشال کا دل دھڑکا تھا۔ رات کا منظر آنکھوں کے سامنے لہرایا تو ایک سکون اس کے وجود میں سرایت کر گیا۔ وہ واقعی ٹوٹ چکی تھی اندر سے، مگر کل التمش نے جس طرح اسے سنبھالا، اس وجہ سے اب اس کا دل کافی حد تک ہلکا ہو چکا تھا۔ اس کے کندھے پر سر رکھے خاموشی سے اسے سوتا دیکھے گئی۔ وہ ستمگر کب بھی اس کا عزیز دوست ہوا کرتا تھا، پھر بعد میں اس سے شدید نفرت کا دعوے دار ہوا۔ کتنی تکلیف دیتا تھا وہ اسے ہر پل، اور اب وہی انسان اس کا ہمدرد تھا۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے اس کا بازو ہٹا کر اٹھنے لگی، تبھی التمش نے اسے پھر اپنے حصار میں لے لیا۔ وشال حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ جب سے خود دیکھو مجھے تو ٹھیک ہے، اب میری باری، وہ کہتے ساتھ آنکھیں کھول کر اسے پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا، پھر آہستگی سے اسے خود کے قریب کیا۔ چھوڑے ہمیں، اس کی مضبوط ہوتی گرفت میں پھڑپھڑاتے ہوئے وہ پریشان سی بولی، مگر وہ مشال کے مچلنے کو نظر انداز کرتا ہوا جھکا اور اس کی ٹھوڑی پر اپنے لب رہ گیا۔ مشال نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی آنکھیں موند لی، تبھی وہ نظر اٹھا کر اس کا خوبصورت چہرہ دیکھنے لگا، جو کل تک زردی مائل تھا مگر اب اس میں سرخی پھیلی تھی۔ وہ کیوں اتنی پیاری تھی؟ التمش کو بے ساختہ اس پر پیار آیا۔ وہ پھر جھکا، اب کی بار اس نے نرمی سے اس کی دونوں آنکھیں باری باری چوم دی۔ وشال کا نازک وجود لرزنے لگا تھا، تبھی اس پر رحم کرتے ہوئے التمش نے اسے نرمی سے چھوڑا۔ وہ بنا اس سے نظریں ملائے تیزی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگی۔ التمش کا قہقہ بلند ہوا تھا اس کی حرکت پر۔ اندر جا کر اس نے دھاڑ سے دروازہ بند کیا، پھر وہیں ٹیک لگائے گہرے سانس لینے لگی۔ کٹاؤ دار لبوں پر خود بخود کھوئی ہوئی مسکراہٹ پھیلی تھی، جیسے وہ کوئی نام نہ دے سکی۔ شام میں عالیہ بیگم نماز کے بعد اپنے روم میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، تبھی نور دروازہ نوک کرتے ہوئے اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے تھی، سائڈ ٹیبل پر چائے رکھ کر وہ وہیں پر کھڑی رہی۔ اسے تذبذب کا شکار دیکھ کر عالیہ بیگم نے تسبیح برابر میں بیٹھو، انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا، کوئی بات ہے کیا؟ اس کے بیٹھنے پر انہوں نے نرمی سے پوچھا تو نور نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ تائی امی، وہ آپ ہی کو معاف کر دینا، وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگے، جس پر عالیہ بیگم کے چہرے پر پتھریلے تاثرات نمودار ہوئے۔ یہ فضول بات کہنے آئی تھی تم یہاں؟ اب کی بار ان کے لہجے میں ناگواری تھی۔ نور سر جھکا گئی۔ تائی امی، آپی اتنی بھی غلط نہیں تھی، وہ بس گمراہ ہو گئی تھی۔ مانتی ان کی غلطی بڑی تھی، پر اب سزا بھی تو کافی ہے۔ اس نے ہمت کر کے پھر کہا، ہم لوگ بہت مس کرتے ہیں انہیں، وہ پتہ نہیں کیسے اکیلی رہتی ہوگی وہاں، اور امی بھی رو رہی تھی انہیں یاد کر کے۔ انہیں چپ دیکھ کر نور نے اور بولا، وہ جانتی تھی کہ عالیہ بیگم ریحانہ بیگم کو بہت مانتی، اس لیے ان کا نام لیا تھا اس نے۔ جس کو اس کی یاد آ رہی ہے وہ جا کر مل لے اسے، لیکن آئندہ پھر مجھ سے تعلق رکھنے کا نہ سوچے وہ۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے اٹل لہجے میں کہا، تائی امی، تمہیں جو کہنا تھا کہہ دیا نا،
अब जाओ यहाँ से, मुझे कुछ देर के लिए अकेला रहना है। उनकी सख्त आवाज़ पर नूर शर्मिंदा सी होकर उठ गई। अल्तमश के ऑफिस जाने के बाद उसने बचे काम निपटाए, फिर नूर को कॉल करने के लिए सोचा। सबसे दूर अकेले रहने की वजह से चिढ़ में इतने दिनों तक वो सबसे लाताल्लुक रहे थे, लेकिन अब अल्तमश ने उससे वापसी पर यही आने का वादा किया तो उसे तसल्ली हुई, वरना उसे लगा था कि सिर्फ वो कल रात के लिए आया था। अब उसका दिल किया नूर से बात करने को। अभी वो उसका नंबर ही डायल कर रही थी, उसे महसूस हुआ कि फ्लैट का दरवाज़ा खुला है। वो थोड़ी हैरान हुई, अल्तमश इतनी जल्दी कैसे आ गया। मोबाइल रखकर वो रूम से निकली। फ्लैट का दरवाज़ा हनूज बंद देख उसे अचंभे हुआ। अभी वो रूम में वापस जा रही थी कि किचन में किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। विशाल बौखलाई थी। कल रात की तरह उसे फिर महसूस हुआ कोई है फ्लैट में। डरते डरते वो किचन में गई। वहाँ शीशे का जग नीचे टूटकर गिरा देखकर उसे हैरत का झटका लगा। अभी वो इसी उलझन से नहीं निकली थी कि उसे अपनी पुश्त पर किसी की गहरी नज़रें महसूस हुई। वो झटके से पलटी थी मगर कोई नहीं था। बुरी आंखों में खौफ की लकीरें उभरी। भागते हुए वो अपने रूम में गई और जोर से दरवाज़ा बंद करके वहीं पर बैठ गई। दिल खौफ से निकलने को था। विशाल जल्दी से अल्तमश का नंबर डायल करने लगे, पर उसका नंबर बंद होने पर उसे शिद्दत से रोना आया। गुस्से में उसने मोबाइल फेंक दिया, फिर घुटनों पर सर रख कर रोने लगी। कल तक वो इग्नोर कर रही थी, पर अब उसे बहुत डर लगने लगा था। इतने दिन तक अकेले रहने पर यह सब नहीं हुआ था, फिर कल से क्यों हो रहा था। हाँ, मेरी डरपोक सी मोहब्बत। उसके कमरे में जाने के बाद वो लाउंज के सोफे पर बैठ कर हंसने लगा। वो महसूस हुआ था मिशाल के डरने पर। उसने टाइम देखा, कल की तरह अब उसे फिर 1 घंटा यहाँ रुक कर वापस जाना था। उसे यकीन था मिशाल इतना तो ज़रूर डर गई है कि अभी कमरे से काफ़ी देर तक निकलेगी भी नहीं। इसीलिए तसल्ली से सोफे पर टेक लगाए वापसी के लिए टाइम पूरा होने का वेट करने लगा। रात में ऑफिस से वापसी पर वो हादी के साथ ज़ुबान साहब की कब्र पर गया था। वहाँ काफ़ी देर रुकने के बाद वो दोनों हैदर विला पहुँचे। खाना खाकर वो आगा जान और बी जान के पास कुछ देर बैठा था। अल्तमा जब से आया था उसे आलिया बेगम का लहजा खुद से रूखा लगा था, इसलिए थोड़ी देर बाद वहाँ से उठकर वो सीधा उनके रूम में जाने लगा, मगर बीच में ही उसे नूर ने रोक लिया। उसने सवालिया नज़रों से नूर को देखा जो थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी। तामी भाई सॉरी, वो उस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही, वो बोल रही थी कि अल्तमश उसे अनसुना करते हुए उसके बराबर से निकल गया। उसे सबकी फील हुई। उस दिन गुस्से में उसने सुनाया तो था अल्तमश को, पर इतने दिनों से उसे मिशाल की वजह से यूं खामोश देख उसे अपनी हरकत पर शर्मिंदगी हुई थी। आलिया बेगम का रूम नॉक करके वो अंदर दाखिल हुआ। रूम में जमान साहब की कमी महसूस करके बेसाख्ता उसके दिल में टीस उठी थी। दांतों तले लब दबाकर उसने खुद पर काबू किया। आलिया बेगम बेड की पैंतनी से टेक लगाए खामोश बैठे थे। अम्मी, उनके पास बैठता हुआ पुकारा, लेकिन वो चुप रही। तुमने कसम तोड़ दी ना? कुछ देर बाद उनके कहने पर अल्तमश ने निगाह चुराई। क्यों तामी? माँ की ये अहमियत है तुम्हारी नज़रों में कि उस लड़की के लिए जिसकी वजह से तुम्हारा बाप मरा, उसकी वजह से तुमने माँ की दी हुई कसम तोड़ दी? आलिया बेगम ने तकलीफ दे लहजे में कहा। बाबा की मौत की जिम्मेदार मिशाल नहीं है अम्मी, बस कर दें, दिल साफ कर लें उसकी तरफ से प्लीज़। वो इल्तिजा कर रहा था। उसके सामने बैठा, मगर आलिया बेगम उसकी बात पर नागवार नज़रों से उसे देखने लगी। वो जिम्मेदार नहीं थी तो कौन था बोलो? उसकी वजह से ये हाल हुआ था तुम्हारे बाप का। अगर वो उस दिन तुम पर इल्ज़ाम ना लगाती, भरोसा करती तुम पर, तो आज ये सब ना होता ना। वो फट पड़ी थी उसकी बात पर। अल्तमश ने लब भींच लिए। बस अम्मी, बस तामी, मुझे और कुछ इस लड़की की हमायत में नहीं सुना। कल को तुम चले गए थे ना, मगर आज नहीं जाओगे, सुना तुमने? कोई ज़रूरत नहीं है आज उसके पास जाने की। उन्होंने फैसला कुन लहजे में कहा। अम्मी, बीवी है वो मेरी। अल्तमश ने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा। आंखें सुर्ख होने लगी थी। और मैं तुम्हारी माँ हूँ, जो कह रही हूँ वो सुनो। उनके सख्ती से कहने पर अल्तमश गुस्से में उठता हुआ उनके रूम से निकला था और सीधा अपने रूम में चला गया। दरवाज़ा गुस्से में दहाड़ से बंद करके वो बेड पर बैठा। विशाल से वापस आने का किया वादा याद आया तो दिल बेचैन हुआ था, पर आलिया बेगम की बात सोचकर दिमाग की रगें तनी थी। वो बेड पर आंखें बंद किए लेटकर अपनी मुट्ठी को आहिस्ता आहिस्ता पेशानी पर मारने लगा। दोपहर से अब तक वो रूम में डर के बैठी थी। हिम्मत नहीं थी बाहर जाने की। रात 1:30 बजने को थे, मगर वो अब तक नहीं आया था। विशाल बेबसी से रो दी। मतलब उसने झूठ कहा था उससे?
झूठा दिलासा देकर गया था वो उसे कि आएगा, मगर अब तक नहीं आया था। तो क्या कल वो अपने मतलब से आया था उसके पास? वो जितना उसे याद कर रही थी उतना रोना आ रहा था उसे। तभी रूम का दरवाज़ा अचानक ज़ोर से बजने लगा। विशाल के मुंह से चीख निकली थी। वो डर कर उठते हुए दरवाजे से दूर हुई, जो मुसलसल बज रहा था। खौफ से वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ने लगी थी। रोना अलग आ रहा था, जबकि दरवाज़ा मनार के बजे जा रहा था। विशाल रोते हुए दुआएं पढ़ने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि खोले या ना खोले। तभी दरवाज़ा बजना अचानक रुका था। फिर कोई लॉक खोलने लगा था। विशाल डर कर जल्दी से छुपने की जगह ढूंढने लगी, मगर तब तक दरवाज़ा झटके से खुला और वो खौफ से चीखते हुए मुंह को दोनों हाथों से छुपा गई। विशाल! कुछ देर बाद मायूसी आवाज़ पर उसने चेहरे से हाथ हटाया। सामने अल्तमश को खड़ा देख उसे सकता लगा था। क्या हुआ है? उसका आंसुओं से भीगा चेहरा देखकर अल्तमश तशवीश से उसके पास आया। अभी उसने कंधों से थामा ही था कि मिशाल उसे धक्का देते हुए दूर हुई। हाथ मत लगाए हमें, वो चीख कर बोलते हुए रोई थी। अल्तमश हैरान था उसके अमल पर। मिशाल क्या हुआ? इस तरह क्यों कर रही हो? वो बोलते हुए उसके करीब आ रहा था, जबकि मिशाल रोते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी। बुरे हैं आप, बहुत बुरे। नहीं करनी हमें आपसे कोई बात। क्या कहा था आपने कि रात को आएंगे, मगर जाते इस तरह ला ताल्लुक हो गए कि फ़ोन तक बंद कर लिया। एक बार भी नहीं सोचा कि हम पर क्या गुजरेगी। दोपहर से जितना वो डरी थी, अब उस पर अपनी भड़ास निकालने लगी। दूसरी तरफ उसकी बात से अल्तमश के चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई। अच्छा, तो मतलब तुम मुझे मिस कर रही थी? पीछे दीवार होने की वजह से वो रुकी थी। तभी अल्तमश ने दोनों हाथों से उसका रास्ता ब्लॉक करते हुए शरारतन पूछा, जी नहीं, इतने अच्छे नहीं हैं आपकी, याद आएंगी हमें। विशाल अपना रोना भूलकर उसकी बेबाक नज़रों से बौखलाते हुए कहने लगी, तो फिर इतना गुस्सा किस लिए? अगर ना भी मैं आता तो तुम्हें फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए। अल्तमश ने लहजे को बेपरवाह बनाते हुए कहा। विशाल ने सुर्ख आंखों से उसे देखा। अल्तमश को उसकी ये नशीली आंखें हमेशा घायल कर देती थी, और आज भी वही हुआ। वो उसकी बुरी आंखों में देखा गया। तभी मिशाल ने गुस्से में उसके एक बाजू को अपने हाथों से हटाना चाहा। पहली कोशिश में मिशाल को वो कोई लोहा लगे। झंझलाकर वो मुसलसल उसे हटाने की कोशिश करने लगी, मगर अगले ही पल उसकी जान हवा हुई जब अल्तमश ने दूसरे हाथ से दुपट्टा हटाकर उसके कंधे पर से कमीज सिरकाई। मगर अगले ही पल उसकी जान हवा हुई जब अल्तमश ने दूसरे हाथ से दुपट्टा हटाकर उसके कंधे पर से कमीज सिरकाई। वो साकत से उसके अमल का सोच रही थी। कहीं वो फिर उसे सिगरेट से तो नहीं दागेगा? ये सोच उसका चेहरा जर्द करने लगी, लेकिन अचानक अपने कंधे पर उसका नरम गरम लम्स महसूस करके वो अपने लब दांतों में दबा गई। वो मुकम्मल जोर लगाकर उसका बाजू हटाने की नाकाम कोशिश करने लगी थी। तो दूसरी तरफ अल्तमश ने कंधे से गर्दन तक का सफ़र तय किया था। फिर नरमी से उसने मिशाल का चेहरा अपनी तरफ किया। इस मासूम के आगे वो बेखुद सा होने लगा। नहीं, उसे अपने लबों पर झुकता देख मिशाल ने जल्दी से कहा। इस सितमगर की कुर्बत जान निकालती थी। उसकी घबराई आवाज़ पर अल्तमश रुका था और उसके आंसुओं से भीगे सुर्ख चेहरे को देखने लगा। फिर आस्तगी से गोद में उसके नाजुक वजूद को भरा। मिशाल उसके सीने पर सर रखे सख्ती से आंखें मीची हुई थी। उसे बेड पर लेटाकर अल्तमश उसके साथ लेट गया। फिर उसे अपने हिसार में लेते हुए आंखें मूंद गया। आलिया बेगम की वजह से वो काफ़ी परेशान था। वो हर्ट ना हो इसीलिए अल्तमश उनके सामने तो रूम में चला गया था, पर सबके सोने के बाद वो मिशाल के पास आया था। अब उसे सुबह सवेरे सबके उठने से पहले घर के लिए निकलना था। नूर! आधी रात को हादी की प्यास से आंख खुली थी। पानी पीकर वो फिर सोने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि नूर उठी हुई है। उसके पुकारने पर नूर ने पलट कर उसे देखा। तुम सोई नहीं? वो हैरत से पूछने लगा। नहीं, उसने मुख्तसर जवाब दिया। क्यों? हादी, ये सब कब ख़त्म होगा? उसके पूछने पर नूर ने उल्टा सवाल किया। क्या? ताई अम्मी आपी को कब माफ़ करेंगी? वो परेशान ज़दा सी हादी को देखकर बोली। उसके बोलने पर हादी एक गहरा सांस लेते हुए लेटा। नूर बाबा के जाने के बाद अम्मी और उदास रहने लगी। वो हर्ट हैं बहुत, पर दुआ करो जल्द सब ठीक हो जाए। वो छत को घूरता हुआ कहने लगा। और हादी, उस दिन मैंने तामी बाई से कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ी की थी। मैं उनसे सॉरी कहना चाहती थी, पर वो अब मुझसे बात ही नहीं कर रहे। वो और परेशान हुए थे। बदतमीज़ी तो खैर तुमने वाकई बहुत की थी। अभी भाई पर इन्हिसार करता है कि वो कब तुम्हें माफ़ करे। फ़िलहाल तुम अभी मुझे माफ़ करो और थोड़ा सा तो अपना हक यूज़ करने दो मुझ मज़लूम को। वो बात बदलता हुआ बेचारगी से बोला।
साथ ही उसे खुद के करीब करने लगा। ओह हेलो, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ लेते हो। वो उसे घूरते हुए दूर हुई और दूसरी करवट पर लेट गई। जालम लड़के, टिड्डी ना हो तो, हादी ने कलस कर कहा, जबकि नूर ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई उसकी आवाज़ सुनकर। बैठे इधर। हैदर साहब ने आलिया बेगम को अपने रूम में बुलाया था। उनके आने पर हैदर साहब ने कहा, देखिए आलिया, हम जानते हैं आप अभी बहुत दुखी हैं। जहाँ आपने अपना शौहर खोया, वही हमने अपना बेटा और अल्तमश, हादी और हानिया ने अपना बाप खोया है। दुख सभी को बराबर हुआ है, लेकिन हैदर साहब ने ठहर ठहर कर बोलना शुरू किया। फिर कुछ देर के लिए रुके। आलिया बेगम की आंखों में फिर नमी उतर आई। लेकिन आलिया, इन सब में मिशाल का कहाँ कसूर है? हैदर साहब के पूछने पर आलिया बेगम ने तड़प कर उन्हें देखा। अबू, इस लड़की का कसूर कहीं नहीं दिखा आप लोगों को। इसकी वजह से ही तो ये सब हुआ है। ना वो उस दिन तामी पर इल्ज़ाम लगाती, ना आज जमान को हार्ट अटैक होता और ना आज हम ये दिन देखना पड़ता। बोलते हुए उनकी आवाज़ बुलंद होने के साथ साथ भारी हो गई। हैदर साहब चंद पल के लिए खामोश रहे, फिर कहा, सिर्फ वही तो नहीं थी अल्तमश पर इल्ज़ाम लगाने वाली। अगर उसने अल्तमश पर भरोसा नहीं किया था तो हम सब ने भी तो नहीं किया था। अल्तमश ने उस दिन कहा भी था कि एक मर्तबा उसकी बात सुनी जाए, मगर हम सब ने मिलकर उसे जलील किया था। तो इस सब में अकेली मिशाली तो जिम्मेदार नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आप भी ये कह दें कि हम भी इतने ही शरीक हैं इस जुर्म में। उनकी तफसीली गुफ्तगू पर आलिया बेगम ने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं अबू, आप कैसे? क्योंकि हम भी तो इतना ही गलत समझ रहे थे अल्तमश को। आलिया बेगम की बात काट कर उन्होंने कहा, आलिया बेटा, गलती हर इंसान से होती है, मिशाल से भी हो गई। शुरू में हम भी उसकी शक्ल देखना गवारा नहीं करते थे, पर अब आप खुद बताएं, इतनी सज़ा काफ़ी है क्या उनके लिए कि तकरीबन 1 साल होने को है और वो हम सब से दूर इस फ्लैट में रहती है। बीच में 1-2 बार आना होता था तो उसमें भी हम सब उनसे गैर की तरह बातें करते। उनके चुप पर हैदर साहब ने उन्हें समझाया, पर अब्बू, मैं मजबूर हूँ, मेरा दिल साफ़ ही नहीं हो रहा इस लड़की की तरफ से। उन्होंने हल्की आवाज़ में एहतजाजन कहा, ये वही लड़की है जिसे आप कभी अपनी बेटी मानती थी। बेटा, मैं ये नहीं कहता कि अभी माफ़ कर दे, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमेशा की तरह अपना दिल थोड़ा बड़ा कर लें। उसे इजाज़त दे दें इस घर में आने की। अब तो इस घर की खामोशी से मुझे वहशत होती है। पहले जो हैदर विला हंसी, शोर और कहकों से गूंजता था, अब हर पल इसमें शोक का आलम होता है। आलिया, कम से कम अपनी भी जान को देख लें। उनके धीमे लहजे में समझाने पर आलिया बेगम ने आमना बेगम को देखा, जो बेड पर आंखें मूंदे लेटी थी। बेटे की मौत ने उनकी हालत क्या करके रख दी थी। मैं कोशिश करूँगी। काफ़ी देर बाद उन्होंने आंसू पूछते हुए नरमी से कहा तो हैदर साहब ने इस बात में सर हिलाया। ऑफिस में बैठा वो रॉकिंग चेयर पर घूमते हुए मुसलसल कुछ सोच रहा था। ऑफिस के लिए निकलने से पहले उसने आगा जान को कहा था मिशाल के सिलसिले में आलिया बेगम से बात करने। वो उम्मीद कर रहा था कि सब ठीक ही हुआ हो और आलिया बेगम समझ जाए। कुछ खबर सुनी भाई? हादी उसके ऑफिस में दाखिल होते हुए बोला तो वो अपनी सोच से निकलता हुआ उसे देखने लगा। क्या? उसने काबरू उठाकर पूछा। वजदान जेल से भाग गया है। उसकी बात पर अल्तमश की पेशानी पर बल पड़े। कैसे? उसने अचंभे से पूछा। क्या कह सकते हैं, सुनने में आया कोई रोज़ उससे मिलने आता था, फिर अचानक एक रात वो जेल से गायब हो गया। उसने कंधे उचकाकर कहा, जिस पर अल्तमश ने लब भींच लिए। कमीना, हल्की आवाज़ में बड़बड़ाते हुए वो पेपर वेट हाथ में घुमाने लगा। सुबह सवेरे अल्तमश के उठने पर ही उसकी आंख खुल गई थी। उसके जाने के बाद घर का काम करते हुए भी उसकी पूरी सोच का महवर वो सितमगरी था। पहले उसको सोचते मिसाल की रूह कांपती थी, पर अब पता नहीं उसका ख्याल जब से दिमाग में था तब से खूबसूरत मुस्कुराहट उसके चेहरे पर सजी थी। वो बहुत मिस कर रही थी उसे। अजीब ही दिल का हाल हो रहा था। जब वो करीब होता तो मिसाल की जान पर बनाती। इस वक्त वो उसके सामने से गायब होने की कोशिश करती, पर जब वो दूर होता तो मिशाल का दिल बेचैन हो जाता। अपने दिली जज्बात से वो वाकिफ़ तो थी कि वो मिशाल एजाज अल्तमश ज़मान हैदर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हैं, पर यह एतराफ़ उसके लिए सुहाने रो था। तभी वो कहने से डरती थी, पर दिल का क्या करती जो इस सितमगर के लिए बेकैफ रहने लगा था। वो अभी भी वही हुआ। शाम के 6 बज रहे थे और वो दुआ कर रही थी कि जल्दी से अल्तमश आ जाए। तभी उसे लाउंज में कदमों की चाप की आवाज़ आई। उसकी खुशी की इंतहा न रही कि दुआ इतनी जल्दी कबूल हो गई। वो मुस्कुराकर भागते हुए रूम से निकली, मगर लाउंज में किसी को ना पाकर उसकी मुस्कुराहट थमी थी। अचानक दिमाग में कल का वाक़या घूमा तो दिल बुरी तरह घबराया।
तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। मिशाल ने आहिस्ता से गर्दन घुमाकर देखा। बुरी आंखें खौफ से फैली थी। वजदान, कटावदार लब फड़फड़ाए थे। ओह मेरी जान, मैं जानता था तुम मुझे कभी नहीं भूल सकती। वो कमीनगी से हंसते हुए बोला, आप यहाँ पर कैसे आए? विशाल को कुछ समझ नहीं आया। जहाँ तक उसे मालूम था कि फ्लैट की चाबी सिर्फ अल्तमश के पास होती है और अभी फ्लैट लॉक था, तो वो कैसे अंदर आ सकता था? तुम कितनी भोली हो मिशाल, इतना भी नहीं पता कि इस दौर में लॉक खोलने के हजार तरीके हैं, फिर भी अनजान बन रही हो तुम। सो वैड, वो फ्रैंकली बोलता हुआ उसके गिर चक्कर लगाने लगा, जबकि मिशाल के जहन में पिछले 2 दिन से होता वाकया गर्दिश करने लगा। मतलब आप 2 दिन से यहाँ पर? ऑफ कोर्स यार, चलो थोड़ी समझदार तो हो गई हो। वो मुस्कुराते हुए बोला तो मिशाल चंद पल के लिए बेयकीन सी खड़ी रही। कितने बेशरम इंसान है आप। किसी के घर में यूं बिला इजाजत आने का क्या जवाब बनता है आपका? गुस्से में चीखी तो वजदान ने अपने कान सहलाए। कितना चीखती हो स्वीट हार्ट, में किसी दूसरे के घर पर थोड़ी आया हूँ जो शर्म महसूस होगी। मैं तो अपनी मोहब्बत से मिलने आया हूँ, वो बेबाकी से बोलने लगा, जिस पर विशाल हैरत से उस इंसान को देखने लगी जो कभी उसे बहुत शरीफ लगता था, पर अब उसमें पहले जैसा कोई आसार न थे। देखिए, हमसे अब आपका कोई ताल्लुक नहीं है, तो पहली फुर्सत में आप यहाँ से निकलिए, वरना हम अभी अल्तमश को कॉल कर देंगे। उसके धमकाने पर वरदान ने बेसाख्ता कहका लगाया, ना ना मेरी जान, ये गलती कभी मत करना। कहीं ऐसा ना हो उल्टा तुम पर ही शक करे कि मैं तुम्हारे साथ अकेले फ्लैट में क्या कर रहा हूँ। यू नो लाइक टिपिकल हस्बैंड्स, क्योंकि अल्तमश की टीची नेचर को मैं इतना तो जान गया हूँ, वो कहते हुए खबासा से हंसा था। विशाल के खौफ से सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखकर उसकी बात पर विशाल के जहन में वो रात आई जब सिर्फ वजदान के साथ खड़े रहने पर अल्तमश ने सिगरेट से कंधा दाग करके हशर किया था उसका। इस वाक़या को सोचते विशाल काम कर आ गई। चलो अभी मैं चलता हूँ, आऊँगा फिर कभी तुमसे मिलने। बाय स्वीट हार्ट। विशाल की भूरी आंखों में सोच की परछाई देख वो लोफराना लहजे में कहने लगा, फिर उसके साकत वजूद को वहीं छोड़कर फ्लैट से बाहर निकल गया। रात को वो फ्लैट पर पहुंचा भी लिफ्ट में वो अपने फ्लोर के नंबर पर क्लिक करने ही लगा था कि सामने से एक औरत आती हुई लिफ्ट में दाखिल होगी। वो बाहरी भरकम औरत बार बार उसे देख रही थी। फिर कुछ देर बाद बोली, आपका और मेरा फ्लैट एक ही है। उसके मुस्कुराकर कहने पर अल्तमश भी हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर आगे मुँह करके खड़ा हो गया। आप अपनी बीवी के साथ काफ़ी टाइम से यहाँ पर रहते हो ना? उसने फिर पूछा तो अल्तमश ने इस बात में सर हिलाया। आप और आपकी बीवी के अलावा और कोई तो नहीं रहता ना आपके फ्लैट में? उसके दोबारा पूछने पर अल्तमश को हैरत हुई। वो क्यों इतने सवाल कर रही थी? नहीं, उसने मुख्तसर जवाब दिया। तभी लिफ्ट फ्लोर पर आकर रुकी। वो बाहर निकलकर अपने गेट पर जाने लगा, तभी उस औरत ने फिर उसे आवाज़ दी, जिस पर वो आंखें कोफ्त से बंद करता हुआ पलटा। एक बात बतानी थी दरअसल आपको। वो क्या है ना, मैं पिछले कुछ दिन से देख रही हूँ कि आपके फ्लैट में निकलने के बाद कोई लड़का आता है आपके पीछे यहाँ, फिर करीबन 1 घंटे के बाद चला जाता है। इस लड़के को कभी मैंने आपके साथ यूं ही देखा नहीं, इसलिए आपको बताना ज़रूरी समझा। उस औरत ने राजदाराना अंदाज में अपनी तरफ से कुछ बातें मिलाकर अल्तमश को बताया। उसकी बात सुनकर वो हैरत का शिकार हुआ, पर चेहरे के तासरात नॉर्मल ही रखे। काफ़ी देर तक तो अल्तमश खामोश रहा, फिर कहा, एक्चुअली मेरी वाइफ का भाई है वो। अक्सर मैं नहीं होता तो मेरी वाइफ को कुछ भी सामान मंगवाने के लिए उसे बुला लेती। अब सगा भाई है तो अंदर तो बुलाएगी ना वो, तो इसीलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही दूसरों के घरों के मामले में दखल अंदाज़ा करने की। वह सर्द लहजे में बोलता हुआ गेट खोलकर अंदर गया और इस औरत के मुंह पर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। हाय हाय, बोलो तो भला, भलाई को तो ज़माना ही नहीं। उसके अंदाज पर वो नखवत से कहते हुए अपने गेट पर चलेगी। उस औरत को तो अल्तमश ने जवाब दे दिया था, पर अब उसके जहन में उलझन ने घर कर लिया। कौन आता होगा उसकी गैर मौजूदगी में? उसने मिशाल से पूछने का फैसला किया। खाना खाते हुए उसने नोट किया मिशाल का मूड थोड़ा ऑफ है। तभी उसने मिशाल का हाथ थामा, जिस पर वो अल्तमश को देखने लगी। क्या हुआ? उसने नरम लहजे में पूछा। कुछ नहीं, वो जल्दी से कंफ्यूज होते हुए कहने लगी। तुम ठीक हो? उसके पूछने पर मिशाल ने ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कान सजाते हुए सर इस बात में लाया, पर अल्तमश की ज़ेरक नज़रों से उसकी आंखों में लहराता खौफ न छुप सका। मगर उसने ज़्यादा जोर न दिया और खामोश हो गया। खाना खाकर वह रूम में बैठा मुसलसल कुछ सोच रहा था। तभी मिशाल फारग होकर रूम में आई
وہ ڈریسنگ روم میں جانے لگی۔ تبھی التمش نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ مشال کے سامنے بیٹھنے پر التمش نے اسے پکڑ کر اپنے قریب کیا، پھر موڑ کر اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگائے بٹھا لیا۔ وہ شرم سے نظر جھکا گئی، لیکن اگلے ہی پل التمش نے اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھتے ہوئے پوچھا، آج کوئی آیا تھا کیا؟ وہ سوال تھا یا کیا؟ مشال کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وردان کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تو جان نکلنے لگی اس کی۔ مشال! اسے سوچ میں گم محسوس کر کے التمش نے اسے پکارا۔ مشال کا دل کیا اسے سب بتا دے، پر اچانک وردان کی بات یاد آئی۔ کہیں سچ میں التمش یہ بات سن کر اسے مارے نہ۔ آنکھوں میں ایک بار پھر وحشت چھائی۔ کوئی آیا تھا کیا آج؟ اس نے پھر پوچھا تو مشال چونکی۔ نہیں تو کوئی بھی نہیں آیا تھا، وہ ہونٹ پر زبان پھیرتے ہوئے ہکلا کر کہنے لگے تھے۔ تبھی التمش نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ مشال خوفزدہ نظروں سے اس کے وجاہت سے بھرپور سنجیدہ چہرے کو دیکھنے لگی، لیکن اگلے ہی پل وہ مسکرایا۔ پاگل، تو اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ وہ ہنسنے لگا۔ اسے یوں اسٹیچو بٹا دیکھ کر تو مشال کو تسلی ہوئی کہ اسے شک نہیں ہوا۔ ڈرپوک! التمش ہنستے ہوئے بول کر اس کے نرم گالوں پر بھاری بھاری بوسہ دینے لگا۔ التمش پلیز نہیں! اس کی گستاخیاں بڑھتی دیکھ مشال نے پریشانی سے کہا۔ پہلی وردان کی وجہ سے سر میں درد تھا۔ کیا مطلب نہیں؟ جب سے چھوڑ رہا ہوں، اب نہیں۔ وہ مصنوعی روب سے بولا تو مشال کا منہ بنا۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ التمش نے اس پر جھکتے ہوئے مشال کا منہ بند کروا دیا۔ ریحانہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی تھی، تبھی عالیہ بیگم انہیں پکارتے ہوئے ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ کیا ہوا، پریشان ہو؟ ان کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ عالیہ بیگم نے نرمی سے پوچھا تو وہ خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں بھابھی، وہ آسودگی سے مسکرا دی۔ اپنا دکھ انہیں کیا بتاتی کہ ابھی مشال کی یاد ستا رہی ہے انہیں۔ میں تم سے کچھ پوچھنے آئی تھی، عالیہ بیگم نے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بھابھی بولیں۔ پرسوں چلو گی میرے ساتھ؟ انہوں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ کہاں؟ ریحانہ بیگم کے پوچھنے پر وہ چند پل چپ رہی، پھر بولی، مشال کو لے لیں۔ ریحانہ بیگم کی آنکھیں پھیلی تھیں ان کی بات پر۔ کچھ دیر بعد وہ سنبھلی تو خوشگوار حیرت سے عالیہ بیگم کو دیکھنے لگی، جو مسکراتے ہوئے ان کے ایکسپریشن دیکھ رہی تھی۔ بھابھی میں؟ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ کیا بولے۔ تبھی خوشی سے وہ عالیہ بیگم کے گلے لگ گئی، تو وہ تو آسودگی سے بھی مسکرا دی۔ انہیں صحیح لگی تھی حیدر صاحب کی بات۔ معاف بھلے ابھی نہ کریں، پر تھوڑا بہت دل بڑا کر کے مشال کو یہاں لا تو سکتی تھی وہ۔ اتنی جلدی اٹھ گئے تم؟ اور توفس بھی نہیں جانا؟ نور کمرے میں آئی تھی، پر ہادی کو ڈریسنگ میرر کے آگے بال سنوارتا دیکھ حیرت سے پوچھنے لگے۔ تم سے پوچھ رہی ہوں۔ ہادی کے اگنور کرنے پر اس نے سامنے آتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر سائڈ سے نکلنے لگا۔ تبھی نور پھر اس کے سامنے آئی۔ کیا ہوا؟ ہادی کا موڈ سیریس دیکھ کر اس نے اب آرام سے پوچھا۔ کچھ نہیں، مختصر جواب دے کر وہ روم سے نکل گیا۔ نور کو شدید حیرت ہوئی اس کے رویے پر۔ کل تک تو بالکل ٹھیک تھا۔ وہ پریشانی میں بآواز بڑبڑا رہے تھے، جبکہ ہادی نے ایک نظر گیٹ سے اندر جھانک کر اس کی پشت کو دیکھا، پھر مسکراہٹ چھپاتے ہوئے واپس چلا گیا۔ بیٹا سب ٹھیک ہے؟ عالیہ بیگم ناشتے پر جب سے نوٹ کر رہی تھی ہادی کا نور کو اگنور کرنا یا اس کی کسی بات کا وہ جواب نہ دینا، تبھی وہ نرمی سے نور سے پوچھنے لگی۔ جی تائی امی؟ اس نے بخلا کر جلدی سے سر اسبات میں ہلایا اور نظر جھکا گئی۔ وہ عالیہ بیگم سے آنکھ بچا کر ایک اور مرتبہ ہادی کو دیکھنے لگی، جو ناشتہ کرنے میں اس طرح مصروف تھا جیسے اس سے بڑھ کر کوئی ضروری کام ہی نہیں۔ صبح کی دھوپ اس کے سفید چہرے پر سرخائی گلانے لگے تو وہ آنکھیں میچتے ہوئے دوسری کروٹ پر ہوئی اور التمش کے سینے پر ہاتھ رکھ دی۔ پر یہ کیا؟ اس کی جھٹکے سے آنکھ کھل دی۔ وہ وہاں پر تھا ہی نہیں۔ پل میں اس کی نیند غائب ہوئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور گھڑی پر نظر دوڑائی۔ 8 بج رہے تھے، تو کیا آج وہ اسے بنا بتائے چلا گیا تھا؟ بے ساختہ مشال کی آنکھوں میں نمی اتری، دل میں غصہ ابھرا، جس کا اظہار اس نے تکیہ زور سے پھینک کر کیا، پر وہ تکیہ سیدھا روم میں انٹر ہوتے التمش کے سینے پر لگا۔ وہ حیرت سے مشال کو دیکھنے لگا، اور مشال وہ بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں گیا تھا، وہ یہیں پر تھا اس کے پاس۔ صبح صبح جنگ کرنے کا ارادہ ہے سویٹی؟ اس نے شرارتاً پوچھا تو مشال سب کی فیل کرتے ہوئے اپنے لب دانتوں میں دبا گئی اور اٹھ کر جلدی سے واش روم میں غائب ہو گئی۔ کچھ دیر بعد نہا کر وہ بالوں کو خشک کرتے ہوئے روم میں آئی تو التمش کو کال پر بات کرتا پایا۔ اس نے جلدی بال سنوارے اور دوپٹہ اوڑھتے ہوئے کچن میں
नाश्ता बनाने की गर्ज से गई, पर डाइनिंग टेबल पर पहले से ही नाश्ता तैयार देख उसे अचंभा हुआ। तभी पीछे से अल्तमश ने उसे अपने हिसार में लेते हुए पूछा, कैसा लगा? वह गर्दन घुमा कर हैरत से उसे देखने लगी। अल्तमश, आपने क्यों अच्छा नहीं लगा? उसकी बात काटते हुए अल्तमश ने मसनूई खुफकी से पूछा तो मिशाल जल्दी से नफ़ी में सर हिलाने लगी। डियर रीडर्स, इसकी नेक्स्ट एपिसोड अगली आने वाली वीडियो में पेश की जाए। नावल आगे मज़ीद मज़े का है, तो एंजॉय करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें चैनल को।